आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल पिछला वीडियो जो था वो निबंध पर आधारित था कि निबंध को किस तरह से लिखा जाए ताकि हमें सटीक रणनीतियों को अपनाते हुए अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। आज हम दूसरे वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जीएस के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करें, चाहे वो 38 नंबर के हों चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, ताकि हम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को पूरा कर सकें। तो अभी हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन कैसे आता है, उसे हम कैसे टैकल करते हैं। तो इसमें क्या है कि लिखा हुआ है भारतीय परीक्षा अधिनियम 1892। तो हमें ये नहीं पता चलता है कि इसके आगे लिखना क्या है। जैसे क्वेश्चन जितना लंबा हो सटीकता उतनी बढ़ जाती है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन जितना छोटा होता है वही नहीं पता चल पाता है कि इसमें लिखना क्या है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, हमें इस पर ध्यान रखना होता है। तो हम इसके लिए 68 की कॉपी को देखते हैं जहाँ हमें अच्छे अंक मिले थे, तो हम उसके आधार पे एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि हाँ इस तरह से लिखते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो भारतीय परीक्षा अधिनियम है तो क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए कि यह अधिनियम क्या है, क्यों लाया गया, किस तरह के प्रावधान हैं, है ना, और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, यानी कि प्रभाव क्या पड़ा, इतना ही बन सकता है ना। तो बस ऐसे ही लिख देना है। तो हमने ये लिखा भूमिका में। भूमिका क्या होता है, या तो परिभाषा आप लिखिए या उसका उद्देश्य लिखिए या पीछे के किसी चीज़ों से जोड़ दीजिए, वही भूमिका होता है, यानी कि बेस होता है। तो हमने लिखा कि 1861 के संवैधानिक सुधारों के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा उदारवादी कांग्रेसी पक्षों को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से यह अधिनियम लाया गया, यानी कि हमने इस अधिनियम के बारे में पिछले अधिनियम से जोड़ दिया और इसके उद्देश्य यानी कि उदारवादी कांग्रेसी पक्षों को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से यानी कि उद्देश्य दर्शा के हमने भूमिका को समाप्त कर दिया। ये ध्यान रखना है कि भूमिका और निष्कर्ष जो हों वह 4-5 लाइन में हो और पैराग्राफ में हो शॉर्ट क्वेश्चन में, और मुख्य भाग जो हो वह पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन भूमिका और निष्कर्ष हमेशा पैराग्राफ में लिखिएगा। जब ये हम बता दिए, उद्देश्य बता दिए, क्या है वो हमने बता दिया। अब इस अधिनियम के प्रावधान यानी कि इसके अंदर किस तरह के प्रावधान हैं, तो उसको हमने फिर सब हेडिंग बना के एकदम पॉइंट्स के रूप में इसका जो है हमने वर्णन कर दिया। ये ध्यान रखना है कि वर्णन करते समय कि वाक्य को जो पूरा करते तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप जो है जैसे हमने लिख दिया कि कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की सदस्यता में वृद्धि का प्रावधान है ना, तो आप यहाँ पे समय लग जाता ज़्यादा जो लिखते कि इस अधिनियम में कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की सदस्यता में वृद्धि का प्रावधान भी निहित था। तो निहित था और इस अधिनियम में, ये थोड़ा क्या हो जाता है कि लेंदी हो जाता है, हर एक में कितना जोड़िएगा तो वो समय ज़्यादा चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि बस टू द पॉइंट शॉर्ट में लिखना है, पॉइंट बना के, ठीक है। तो हमने ये बता दिया और फिर अंत में आलोचना भी कर दिया कि इस अधिनियम की क्या आलोचना रही थी, और सिर्फ कागजी प्रस्ताव, बजट प्रस्थगन प्रस्ताव नहीं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि यह अधिनियम सिर्फ कागजी प्रस्ताव बनकर रह गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। सिर्फ संकेत दे दिए कि सिर्फ कागजी प्रस्ताव, आलोचना ही है, हो गया, है ना। पैराग्राफ में हमने निष्कर्ष लिख दिया और हमें 5 अंक प्राप्त हुए शॉर्ट में, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, जैसे संथाल विद्रोह पे क्वेश्चन आ गया। अब संथाल विद्रोह पे क्या लिखना है तो आप भी जान लीजिए, क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, है ना, और इसके क्या प्रभाव पड़े। तो देख लीजिए, हमने ये बता दिया कि भूमिका में उद्देश्य या परिभाषा लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, औपनिवेशिक शासन के दौरान 1855-56 में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय आंदोलनों के रूप में संथाल विद्रोह का उद्भव हुआ। यानी संथाल विद्रोह जनजातीय आंदोलन था, 1855-56 में हुआ, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ। समस्त जानकारी भूमिका में निहित है, यानी कि यह एकदम कोर जो पॉइंट होता है वो लिख दिया गया है। फिर हमने पॉइंट बना दिया संचालन हेडिंग बना के, और कौन कौन किया था, कहाँ किया था, ताकि कॉपी में स्पष्टता से दिखे कि आपने बहुत अच्छे ढंग से सजाया है। कई बार चीज़ें जो सजी होती हैं उसे लोग मतलब आकर्षित होकर पढ़ते हैं, है ना, लेकिन आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हो लेकिन पूरा जो है अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं है तो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो कॉपी में सजावट ज़रूरी है ताकि लोग आपकी कॉपी को पढ़ सकें। फिर विद्रोह के क्या कारण है तो हमने बुलेट्स पॉइंट के रूप में जो है हमने लिख दिया, है ना। दीकों का अतिक्रमण, वन अधिकारों की समाप्ति, एकदम उतना भी पॉइंट समाप्त कर दें, पूरा पॉइंट लिखना भी नहीं है, ठीक है। इससे आपकी समय की बचत होगी। फिर हमने कार्य पद्धति और संचालन, यानी कि विद्रोह का कार्य पद्धति क्या था, उसका संचालन कैसे किया गया, वो भी हमने ये देखिए बुलेट पॉइंट्स हैं, इसमें हमने लिख दिया, ठीक है। पैराग्राफ में हम मुख्य भाग नहीं लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। उसका क्या परिणाम निकला, परिणाम भी लिख दिए। इस प्रकार संथाल विद्रोह परिणामों के तौर पर सफल रहा। ये ध्यान रखना है कि भले ही आप जो है
किसी भी क्वेश्चन के मुख्य भाग में, है ना, मुख्य भाग में पॉजिटिव और निगेटिव दर्शा रहे हों, बट निष्कर्ष हमेशा क्या होना चाहिए, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक, ठीक है, भविष्योगामी होना चाहिए, यानी कि भविष्य के प्रति उसमें कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा नज़र रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से चंपारण सत्याग्रह है, तो हमें क्या करना है, क्या है नहीं है वही लिखना है, जिस तरह से हमने बताया था। तो बता दिया कि किसान अधिकारों को लेकर हुआ, 1917 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था। फिर सत्याग्रह के कारण क्या है, उसका टू द पॉइंट हमने यहाँ बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिख दिया। फिर संचालन किसने किया, गांधी जी की क्या भूमिका रही, और टोटल चीज़ें लिखने के बाद जो है उसका फिर हमने क्या किया, इस पर चंपारण सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पे सफल रहा। और इसमें क्या हुआ कि इसमें 5 नहीं, मुझे मिला कितना, 5.5, है ना। तो इससे एक मतलब बेहतर आप ये देख सकते हैं कि इसका हमने सब कुछ ज़्यादा, चंपारण सत्याग्रह सिर्फ सत्याग्रह के नाम पे फेमस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें गांधी जी की भूमिका थी और प्रथम उनका आंदोलन था, इसलिए और ज़्यादा फेमस हो गया। इसलिए गांधी जी की भूमिका पे हमने स्पेशल इसमें डाल दिया। हो सकता है वही कारण रहा है कि इसमें 0.5 ज़्यादा मिला है ना। तो मॉडल कॉपी को देखते रहने से आपको पता लग जाएगा कि क्या डिमांड है क्या नहीं है, उसके अनुसार लिखेगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो शॉर्ट चीज़ों को हमने देख लिया, शॉर्ट क्वेश्चन को देख लिया। अब चलते हैं कि लॉन्ग पे 1-2 सवाल देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ हो तो उसका मतलब हम प्रेजेंटेशन अच्छा से प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में प्रस्तुतिकरण हमें लगता है अच्छा है ना। तो जैसे वास्तुकला, राज प्रसाद, स्तंभ कला, गुफा निर्माण, स्तूप निर्माण, और इसमें जो हमने टू द पॉइंट वर्णन कर दिया है। तो इससे क्या होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और अब चलते हैं कि 38 नंबर वाले सवाल पे, कि 38 नंबर वाले सवाल को कैसे लिखते हैं। जैसे ये 38 नंबर का सवाल है कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो हमें पहले ये बताना है भूमिका में कि चंपारण नील आंदोलन क्यों हुआ था, मतलब क्या था, तो ये क्या था। फिर हम ये बता दिए क्यों हुआ, ठीक है। क्यों होने के बाद जो है हमने इसमें जो है पॉइंट बनाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाक्य बनाया, 2-2, 3-3 लाइन का, ठीक है। क्यों हुआ उसका कारण बता दिया। कारण बताने के बाद बताया कि इस कारण के बाद जो है आरंभ कैसे हुआ आंदोलन का, ठीक है, उसके बारे में बता दिया कि आरंभ कैसे हुआ। राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन गए, महात्मा गांधी से मिले, फिर वो आए, मुजफ्फरपुर के कलेक्टर से उन्होंने मतलब मिले तो उनका प्रतिबंध लगा दिया, जो भी है ना कंटेंट हमने डाला। उसके बाद क्या हुआ, बीच बीच में जो प्लांटर्स एसोसिएशन, एडवर्ड विल्सन से मुलाकात किए, ये सब इस समिति ने ये करने का सिफारिश दिया, ये किया। यानी कि आंदोलन का जो है हमने संचालन आरंभ जितना भी था, आरंभ से लेकर अंत तक वो हमने बता दिया, ठीक है। और अंत में क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है यहाँ पे कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आना चाहिए कि कीवर्ड में कि हमने कहीं ना कहीं मूल्यांकन किया है, इसलिए हमने हाईलाइट तरीके से इसमें लिख दिया मूल्यांकन। इससे पता चलता है कि आप क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अपने आंसर को व्यवस्थित किए हैं, और मूल्यांकन के रूप में हमने जो है पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे बता दिया है सब कुछ, ठीक है। और फिर उसने पूछा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे प्रभाव, तो हमें हेडिंग ही बनाना है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे प्रभाव, न कि सिर्फ प्रभाव लिख के चले जाना है। इससे ये होता है कि इससे पता चलता है कि आप क्वेश्चन को पूरे अच्छे ढंग से पढ़े हैं और इसका प्रभाव जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे ही दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो प्रभाव रहा, गांधी जी के आने से महिलाएं आंदोलन में जुड़ने लगी, कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, किसान लोग भी शामिल होने लगे, गाँव स्तर तक लोग शामिल होने लगे, है ना। और किसान की मांगों को जो है कांग्रेस की मांगों में शामिल किया जाने लगा, तो ये सब प्रभाव होने लगा। प्रभाव लिखने के बाद जो हमने क्या लिखा, इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह गांधीवादी युग के प्रथम आंदोलन के तौर पर सफल रहा, जिसके गुणक प्रभाव आगे के आंदोलनों पर दिखने लगे, है ना। तो ये क्या हुआ कि मतलब हमने इसका विस्तृत वर्णन कर दिया, क्या है क्यों नहीं है, संचालन कैसे हुआ, आरंभ कैसे हुआ, मूल्यांकन क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और हमने निष्कर्ष में एक पॉजिटिव पॉइंट लिखा कि जिसके गुणक प्रभाव आगे के आंदोलनों पर दिखने लगा, है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो इसी तरह से जो है हम एक स्पष्ट रणनीति बना के अपने चीज़ों को लिखेंगे, व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, तो हमारा फिर कहीं ना कहीं नंबर ठीक ठाक आ जाएगा, है ना। तो एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, सटीक रणनीति, ताकि आंसर को अच्छे से लिखा जा सके। धन्यवाद।